हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर का डिस्कशन करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी हाल फिलहाल में पेपर लगे हैं उन पेपर का मैथ्स सेक्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अपना ये 2 नंबर वीडियो आ रहा है, सेट नंबर 2। ये आपका है 11/4/2022 को शिफ्ट सेकंड का पेपर है। और इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। तो कंसेप्ट और ट्रिक अगर दोनों आपके समझ में आ जाएगी तो आपकी स्पीड भी इसमें बूस्ट हो जाएगी, यानी कि आप कम समय में किसी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। और मेरा एसएससी सीजीएल 2019 में अंतिम रूप से चयन हो रखा है और 3 बार मैथ्स में 190 प्लस स्कोर आ रखा है, 2018, 2019 और 2020 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन सेट को स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें सॉल्यूशन करना है। और जो भी आपके प्रश्न अच्छे अच्छे रेयर के हैं उनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि मेंस के टाइम में ये आपको काम आएंगे। 2021 के मेंस में अभी केवल और केवल सिर्फ आप मान के चल सकते हैं कि 3 महीने का टाइम बचा है। और अगर आप CHSL की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, इस पेपर का जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, ये पहला प्रश्न है। अब देखो, ये पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है और यहाँ इस रूप में आपको दे रखा है। आपसे पूछा 1/2 √a² प्लस b² का मान क्या होगा। जैसे ही मुझे ये पावर 3 दिखी तो मेरे दिमाग में ये 2 फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला जो होता है a प्लस b और a² प्लस b² माइनस का ab। एक तो ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab लिखा जा सकता है। क्योंकि जैसे इस फॉर्म को देखा तो ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब a प्लस बी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 4 और 4 हो जाएगी 8x। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी 8x और ये 8x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64x² माइनस का 3 इंटू a इंटू बी। यानी a और b को जब गुणा करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। तो a² माइनस b² आएगा, यानी a का स्क्वायर 4 चौक 16x² माइनस 4y²। अब इसको खोल देते हैं, यहाँ पर 8x, यह आपका आ जाएगा 64x², ये 16 × 48 तो माइनस का 48x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12y²। जैसे ही इसको देखते हैं 64 में से 48 गया तो आपका बचेगा 16x²। 16x² 8x से गुणा होगा तो मैं इसको लिख देता हूँ 16 गुणा 8 गुणा x की पावर 3। फिर यहाँ पर ये प्लस का आएगा और ये जो 12 दे रखा है ये x इससे गुणा होगा। तो यहाँ से ये आपको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको 8 गुणा, यहाँ पर इस 12 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 6 और xy²। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसके बराबर दे रखा है तो इसकी और इसकी तुलना करेंगे दोनों की। तो जैसे तुलना किया, देखो 16x की पावर 3 क्या बचा a और यहाँ पर क्या बच रहा है 8, यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी है 8। इस तरीके से ये दे रखा है 16, देखो 8 और ये 2 16 और xy² दे रखा है क्या बचा 6 और यहाँ पर b, तो b की वैल्यू आ गई 6। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो 1/2 √ a की जगह लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आपको पता है कि 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर इसका जब अंडर रूट करेंगे यानी कि 64 प्लस 36 100 का अंडर रूट होता है 10, तो ये 10/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इस पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन 4। ये इस तरीके से पहला प्रश्न था। आपको ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखने। ऐसा का ऐसा प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न आपका 2 दे रखा है, कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगी। औसत चाल जब भी आपको निकालनी होती है तो औसत चाल जो होती है वो आपकी होती है कुल दूरी बट्टा समय। समय भी कितना, कुल समय। कुल दूरी देखो 275 यहाँ दे रखी है, 315 यहाँ दे रखी है दूरी, तो इनको मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे 590। कुल दूरी हो गई 590 बट्टा, अब समय निकालना है। देखो 275 किलोमीटर 50 की स्पीड से चली है
तो 50 की स्पीड से 275 किलोमीटर चली, तो आप बोल सकते हैं इसमें कि इसको 5.5 घंटे लगे होंगे, यानी कि 5.5 घंटे इसको लगा। और 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से चली, तो 700 का 28 यानी 4 घंटे में 280, और फिर आधे घंटे में 35 चली होगी, तो 315 हो गई, यानी कि 4.5 घंटे इसको यहाँ लगे। तो इस तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका लगा 590, तो इसकी जो है वो दूरी दे रखी है 590 के बाद में नीचे जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 10 घंटे, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, यानी कि इसकी चाल कितनी आ गई 59 किलोमीटर प्रति आवर। और ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये भी समझ में आ गया होगा, औसत चाल का सिंपल सा यही कंसेप्ट है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। इस तरीके से आपको सारे प्रश्न इसी के हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का, सीधा वैल्यू पुट का प्रश्न है। 8√3 sin 30, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इसमें। 8√3 गुणा sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 3 गुणा cos 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 3 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/2, फिर यहाँ से प्लस 2 गुणा cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। 2 से ये कटा 2, देखो 3/2 यहाँ दे रखा है, 3/2 यहाँ दे रखा है, ये 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, तो ये कैंसिल हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का। केवल ये टर्म बची, तो 2 से इसको काटा 4, √3 को √3 से किया 3, और 3 को 4 से गुणा करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। एकदम सिंपल सा प्रश्न था, केवल और केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। आगे चलिए इसके 4 नंबर प्रश्न, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। अब देखो एकदम आसान सा है, cos a माइनस बी, और इसका मान है √3/2। तो आप बोल सकते हैं कि √3/2 जो वैल्यू होती है वो cos में किसकी होती है, तो आप कहेंगे कि ये cos में जो वैल्यू होती है वो 30 की होती है। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है 30 दी गई, और सेक a का मान है 2, तो सेक a का मान 2 जो होता है वो आपका कौन से थीटा पर होता है, यानी कि सेक a जो वो होता है a का मान आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये सेक a यानी सेक 2 का मान 60 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने रखा 60, 60 में से क्या घटाऊँ 30 आ जाए, तो आप कहोगे 30 घटाए तो 30 आ जाएगा, यानी कि आपसे पूछा b की वैल्यू क्या होगी, तो b की जगह क्या आया 30 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट है 30 डिग्री। एकदम वैल्यू पुट का था, सीधा सिंपल आपको सारणी से संबंधित प्रश्न था। अगले पर चले प्रश्न नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब होता है आपका HCF निकालना। क्या निकालोगे HCF, जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ऐसा प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है। समान शेषफल की कंडीशन में क्या होता है, ये जितने भी अंक दे रखे होते हैं इनका हम लेते हैं अंतर, ये जितने भी दे रखे हैं इनका लेते हैं अंतर, तीनों का, इन तीनों का अंतर लेने के बाद में उसका लेते हैं HCF। तो 108 और 124 का अंतर आता है 16, 124 और 156 का जब अंतर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 32, 108 और 156 का अंतर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 48। अब 16, 32 और 48 का HCF, यानी कि HCF क्या आ जाएगा 16, क्योंकि 16 का भाग 32 में भी जाता है 48 में जाता है, तो HCF हो जाएगा 16, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16। आई होप ये भी आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। आगे चलते हैं, इसका दे रखा आपका प्रश्न नंबर 6, ये भी सीधा सिंपल सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, यानी कि 980 भाग 35 गुणा 16 प्लस 4 माइनस 2 गुणा 2। देखो माइनस 2 गुणा 2 4, और ये प्लस का 4, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से बचा 980 डिवाइडेड बाई 35 और गुणा में 16, बस इसको हल करना है। यहाँ से हल करते हैं, 35 का भाग सीधा दे देते हैं, 35 का भाग 2 बार गया 70, फिर आपका बचा 28, ये हो जाएगा 280। 35 का भाग कितनी बार जाएगा, तो ये 8 बार चला जाएगा, यानी कि 28। तो 28 को गुणा करना 16 से, जैसे ही 28 को 16 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 448। तो ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 448। कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7, ये पाई चार्ट का प्रश्न है।
यहाँ आपको देखने में लग सकता है कि कुछ डेटा नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ मैं डेटा देखो, ये है 108, ठीक है, ये यहाँ दे रखा है 80 और ये यहाँ दे रखा है 55। इसके बाद में इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये है 150, ये है 105 और यहाँ पर ये है आपका 70। प्रश्न में देखो क्या दिया, 180 से कम दैनिक परिश्रम पाने वाले श्रमिकों की कुल की संख्या 190 से अधिक दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या की कितने % है। तो 180 से कम, ये रहे 180 से कम, तो 55, 80 और 108 को जोड़ दो। इन तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 243। इसके बाद 190 वाले, 190 से ऊपर ये रहे और ये 190 से ऊपर वाले हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन सभी को आपस में जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा 325। तो आपको निकालना था प्रतिशत, तो ये मैं लिख दूँ 243 बट्टा 325 और गुणा 100। जब आप इसको हल करेंगे तो ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा 74.8%। इसके आसपास का आपको आंसर देना था, इसी तरीके से इसको करना था। आगे चले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। दो तरीके बता देता हूँ मैं। दो तरीके कैसे हैं देखो, एक तो आपका आता है कि a+b यानी AB रूल क्या कहता है, वो इस तरीके से कहता है कि 8 की बढ़ोतरी करी तो आप लिख दो प्लस का 8, सीधा सिंपल लिख दिया। 10 की कमी करी तो लिख दो माइनस का 10। फिर प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा ऑटोमेटिक, और 8 गुणा 10/100, तो ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 0.8। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2.8 किसका, माइनस का। माइनस का मतलब क्या हुई आपकी कमी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.8 की कमी। दूसरी चीज़ ये होती है, चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। सीधा सिंपल सा लिखना है इसमें। लंबाई 8% बढ़ी तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले लंबाई 100 थी, अब हो गई 108। फिर चौड़ाई जो है वो 10% की कमी हुई, यानी कि पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 9। सीधा सिंपल सा इसको गुणा कर दो तो आपका ये आ जाएगा 972 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब 1000 से 972 हुई, तो आप बोल सकते हैं कि 28 की कमी हुई, किस पर हुई 1000 पर, और गुणा में आपने लिख दिया 100, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2.8, यानी कि 2.8 की इसमें क्या हो गई कमी। तो आप दोनों में से जिस भी तरीके से आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9 आपका इस तरीके से दे रखा है कि 2014 से 2017 में 20 प्रकार की कारों का कुल निर्यात। 20 प्रकार की कार ये रही 2014 से 2017, ये वाला 16 और 17। 2015 से 2018 में A प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितने % अधिक है। 2015 से 2018, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये 2015, यहाँ से ये वाले जो चारों आपके दिखाई दे रहे हैं ये A वाले, तो इनको जोड़ना है 225 को और 250, 200 और 275। जैसे इसको जोड़ा 200, 200, 400, 400, 200, 600, 2 800, 800 के बाद में ये हो गया 75 और 75 के बाद में ये 75, यानी कि कितना हो गया 950, ठीक है। फिर इनको जोड़ लेते हैं, तो ये 150 और ये 275, ये 175, तो ये हो गया, इन दोनों को जोड़ा 300, 450 और ये हो गया 600 और 300, 900, यानी कि ये हो गया 900। अब कितना अधिक है, यानी 900 से 950 कितना अधिक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 50 अधिक है। कितने पर अधिक है, तो आप कहेंगे 900 पर, और गुणा में आपने लिख दिया 100, तो 50/9 और 50/9 जो हो जाएगा वो 5.55 आएगा, तो ये हो जाएगा 5.6%। एकदम आसान सा था। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 10 भी आपका पाई चार्ट का प्रश्न है, सेम ही था। किस वर्ष में A प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में B प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। अब पहले B प्रकार की कार, ये जो दे रखे ना, ये B प्रकार की कारों को आपस में सभी को एक बार जोड़ना होगा। जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 325 और 275, यानी कितना हो गया 600, 600 और 200 800,
800 और 200, 1000, 1000 और 200, 1200, 1275। कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 1275। और कितनी है? 5 का भाग दिया तो ये 2 बार 27, 5 5 25 यानी 255। 255 में से 55 कम कर दो क्योंकि यही तो पूछा था, यानी कि आपका क्या आंसर आना चाहिए? 200। तो ए वाले में 200 कहाँ दिखाई दे रहा है? जैसे ही आपने देखा, देखो यहाँ 200 दिखाई दे रहा है, यानी किस पर है? वर्ष 2014 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014। ये सिंपल सा 10वें नंबर का आंसर था। अगले में चले 11 नंबर। ये भी एकदम सिंपल प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है? आपको ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, अगर इसकी भुजा मान लेते हैं ए, तो मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं ए दीर्घ है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 इंटू ए का मतलब होता है भुजा, √3/2 इंटू भुजा की वैल्यू है 8, 2 से काटा 4, तो ये आ गया 4√3। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलें। 12 नंबर। ये वापस आपका बार ग्राफ का प्रश्न है। परिवार का जो ये आपको दे रखा है कमाने वाले पैसे कितने दे रखे हैं? 1,08,000। विविध पर किया गया खर्च वे बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए वे से कितने रुपए अधिक है? किस पर? विविध पर। विविध का मतलब हो गया आपका यहाँ पर विविध वाला ये रहा मिस एक्सपेंस, यानी कि 75 डिग्री, और बच्चों की शिक्षा पर यानी कि ये कितना है? 70 डिग्री। तो कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। कितने पर है 5 का? 360 पर, और गुणा में ये आप लिख दो। अब 10 से 10 कैंसिल, 36 का भाग 108 में दिया 3 बार, यानी 300। 3 को 5 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 1500, यानी कितने रुपए का अंतर आ जाएगा? 1500 रुपये का अंतर आ जाएगा, और यही 1500 रुपये इसके अधिक होंगे। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 13। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि लाभ और हानि बेचने पर बराबर हो जाए, तो आपका जो क्रय मूल्य होता है, यानी कि जिसको हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, वो होती है दोनों मूल्यों को आपस में जोड़ दो और दोनों में 2 का भाग दे दो। तो जैसे ही दोनों को मैंने जोड़ा तो 1200, 1280, 1280 बट्टा 2, यानी कितना आ गया? 640। ये क्रय मूल्य। अब अगले ने बोला यदि वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया जाए। 10% का मतलब अब इसी वस्तु को 10 की वस्तु को 9 में बेच रहा है। 10 से 10 कैंसिल, गुणा कर दो, 9 चौक 36, 3 54 और 3 57, यानी कितने रुपए आ गया? 576। तो ये 576 रुपये इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी वस्तु को बराबर लाभ या बराबर हानि में बेचे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 14। यह आपका थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न था, इसमें आपको थोड़ा ध्यान दे करके करना था, नहीं तो आपका गलत हो सकता था। देखो वापिस वही है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर 3abc। ये कब होता है? कंडीशन होती है a प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो 0 होना चाहिए। 0 होते ही ये कंडीशन लग जाती है। अब यही कंडीशन यहाँ लगेगी। यहाँ लगेगी तो देखो ऊपर जो आएगा वो आएगा 3 इंटू ए की जगह देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ a² माइनस का 4b²। अब ये आया, नीचे मैं वापस लिख रहा हूँ 3 इंटू नीचे a की जगह a माइनस 2b आया। अब देखो इसको जैसे ही मैं खोलूँगा ना a² माइनस b², तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस का 2b और a माइनस का 2b। तो ये माइनस वाला इससे कट जाएगा, 3b इससे कट जाएगा, केवल और केवल a प्लस 2b बचेगा, यानी प्लस वाली टर्म बचेगी क्योंकि माइनस वाली सारी नीचे वाली से कट जाएगी। तो a प्लस 2b आया, a प्लस का 2b। अब यहाँ देखो इसको ध्यान से देखो, ये आपका आ रहा है 2b माइनस का 4c, और यहाँ आपका आ रहा है 64। 64 का अंदर जाएगा तो 4 आएगा यहाँ, ठीक है, क्या आ जाएगा? 4। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके अंदर में डाल दिया मैंने 4b² माइनस 4 का ये आ जाएगा 16c², ठीक है। तो ये जब इसको खोलेंगे प्रॉपर तो ये आ जाएगा 2b माइनस का 4c और ये आएगा 2b प्लस का 4c, ठीक है। ये 2b से ये कैंसिल हो जाएगा, 2b प्लस 4c बचेगा, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर आ गया और अंदर बचा b प्लस का 4c, ठीक है, और अगले में बच जाएगा 4c प्लस का a, ठीक है। अब ये कौन सा ऑप्शन है? देखो a प्लस 2b, b प्लस
सॉरी यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ 2 बचेगा 2c, तो b + 2c और 4c + a, और बाहर कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो ये इसके बाहर आ जाएगा 2। तो यहाँ से ये तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बस ध्यान यही रखना था a की पावर 3 + b की पावर 3 + c की पावर 3 होती है 3abc, कब होता है a + b + c बराबर 0 हो जाए। अगले प्रश्न पर चले 15 नंबर। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट 7.2 था, यानी कि हर ओवर में 7.2 रन बन रहे थे, तो 10 ओवर में कितने रन बन जाएंगे, तो आप कहेंगे 72 रन बन जाएंगे। 272 रन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी कि 72 रन बना चुके हैं, 272 का टारगेट है, तो अब आपको कितने रन बनाने हैं 200 रन, और शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होगी, यानी 200 रन बनाने 40 ओवर में, तो 40 का भाग दे दो, तो यानी कि एक ओवर में कितने रन बनाने 5 रन, तो यानी कि रन रेट कितनी हो जाएगी 5 रन प्रति ओवर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है। देखो ये तो एक तो दे रखा है खंभा, ठीक है, एक मीनार, क्योंकि मीनार की ऊंचाई लंबी होगी खंभे से, ये दे रखा है। अब खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ से ये मान लेते हैं ये आपका है 60 डिग्री। मीनार के तल का अवनमन कोण, यानी इस खंभे के शीर्ष से मीनार के तल का अवनमन कोण, ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है अवनमन कोण, वैसे ये 30 होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 76 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, देखो यहाँ से 30 के सामने ये होता है 1, ये होता है √3, ये √3 है, तो भाई ये भी √3 होगा। 60 के सामने, 60 के नीचे वाले हिस्से में अगर 1 होता है ना, तो ये √3 होता है, तो ये नीचे √3 है ना, तो √3 का √3 गुणा होता है ये 3, ये 3 है। ये खंभे की ऊंचाई कितनी है 1 है, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है 76, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 19, यानी कि इस खंभे की ऊंचाई कितने मीटर आ गई 19 मीटर। इसका ये सही आंसर हो जाएगा 19 मीटर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना था इसमें। आगे चले प्रश्न नंबर 17। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये टाइम टेकिंग प्रश्न था, और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना था कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब अगर इसको मैं निकालने की बात करूं, देखो 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, तो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 500 से लेकर के 650 तक अगर मैं पहले बात करूं टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 500 से 650 तक टोटल संख्याएं हो जाएगी 151, टोटल 151। अब मुझे 3 और 7 से दोनों से विभाज्य नहीं है, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ 3 से विभाज्य और 7 से विभाज्य निकाल लेता हूँ, उनको 151 में से घटा दूंगा। इस 151 में से माइनस कर देंगे 3 और 7 से विभाजित संख्याएं, 3 और 7 से विभाजित संख्याएं। अब जो अपना टारगेट है वो 3 और 7 से विभाजित संख्या निकालनी है, तो 3 और 7 से विभाजित संख्या निकालने के लिए 3 से विभाजित निकालनी पड़ेगी, 7 से निकालनी पड़ेगी, और 3 वाले में और 7 वाले में 21 आएगा, तो 21 इसमें भी आएगा, 21 इसमें भी आएगा, तो 2 बार आएगा, तो 21 से विभाजित संख्या मुझे माइनस करनी पड़ेगी। अब 3 वाली निकाल लेते हैं, 3 वाली कितनी होगी, तो 501 से, अब मैं अगर 3 वाले की बात करूं तो 3 वाली होगी 501 से स्टार्ट, और 650 तक 3 वाली कहाँ जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ 6 और 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 648। अब 3 का भाग देके देख लेते हैं कि कितनी संख्याएं आई, यानी कि 16 तिके 48 और ये 167 बार गया, और यहाँ पर ये 2 और 216, इसको इसमें से माइनस करके 1 जोड़ देते हैं, वही संख्याएं होती है। क्या करना होता है 3 में ये जो भाग देते हैं ना, इसमें से इसको माइनस करो और 1 जोड़ दो, तो 167 को जैसे माइनस किया तो 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पर 7, 11 में से 7 किया 4 यानी 49 प्लस 1 यानी कितनी हो गई 3 से विभाजित संख्या आ गई 50, प्लस 7 से विभाजित निकालनी है, तो 500 के आगे 7 से विभाजित कितनी संख्या है, तो यहाँ 7 वाले लिख देते हैं, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 504, क्या 504 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 7 49 1 14 यानी कि 72 आ गया। फिर लास्ट 650 तक कितनी जाएगी, तो 650 तक भाग दे करके अगर देखें इसमें
कि क्या जा रहा है। तो 650 में भाग दे के देख लेते हैं 7 का, यानी कि सीधी संख्या निकाल लेते हैं 9 सत्ता 63 और यानी कि 600 कितनी आ जाएगी 44, 9 सत्ता 63 और 1 14 यानी कि 92। ठीक है, इसमें से इसको घटाया कितना या 20, एक जोड़ देते हैं 21। वो एक इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक संख्या एक्स्ट्रा होती है। तो ये 7 वाली कितनी आ गई 21। अब 21 वाली इसमें से घटानी है, 21 का भाग किस में जाएगा, तो 504 पहली संख्या क्या आ गई 504, क्योंकि 504 में 21 दूना 42 और फिर आपका 21 4 84। ठीक है, फिर 644, 644 में भाग जाएगा नहीं, तो 21 का भाग देने के लिए सीधा देख लेते हैं 21 63 और फिर आपका बचा 20, यानी कि 20 से नहीं बचेगा तो 3 इसमें से घटा देते हैं, यानी कितना आया 647, सॉरी 647 नहीं, 21 का भाग दे के देख लेते हैं। 650 में 21 का भाग दिया तो 21 63 बचा 2, 20, 20 में भाग नहीं जा रहा है तो इसमें से 20 घटा देते हैं, यानी कितना आ गया 630। तो 21 63 30 कितनी आ गई 6 और 1 7, यानी कि कितनी संख्या है 7। तो ये आपकी हो गई 71 माइनस का 7, 71 में से 7 घटाया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो 151 और ये 3 वाली इसमें से 64 घटा दो, तो 11 में से 4 गए 7, ये 7, 15 में से 7 गए 8, यानी कितनी संख्याएं आ गई 87। तो 3 और 7 दोनों से विभाजित ऐसी कितनी संख्याएं नहीं है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 87। 87 नहीं होगा। देखो इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रश्न है, टाइम लेगा। क्या करना होता है इसमें, 3 और 7 दोनों से विभाजन नहीं है, इसका मतलब आपको 3 और 7 से विभाजन निकालनी है और वो कुल संख्याओं में से घटानी है। तो 3 वाली निकाल लो, 7 वाली निकाल लो और 21 वाली इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इसमें भी 21 आ जाती है, इसमें भी 21 आ जाती है, फिर 21 2 बार काउंट होती है, तो एक बार ही काउंट करनी होती है। और मैं ये जो संख्याएं लिख रहा हूँ 504 और 644, इसमें भाग दे के लिख रहा हूँ 72 और 92। फिर इनका जो अंतर आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, एक यहाँ पर जोड़ेंगे ताकि वो उनका डिफरेंस कवर हो जाए। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 रुपये और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपये, तो प्रतिशत ब्याज दर कितनी होगी। देखो यहाँ 3 और 5 मिश्र धन दे रखा, तो कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कितने साल का अंतर है 2 साल का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीधा सीधा, जो पावर आ रही है ना वो 2 आ रही है। ठीक है, ऊपर बड़ी संख्या क्योंकि 232 और नीचे छोटी संख्या कितनी 7800। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें डिवाइड कर दो, बस 78 का भाग देते हैं क्योंकि 78 से ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, 78 से ये कटा तो कितना आ गया 144। अब मुझे जैसे 144 दिखा तो ये होता है 12/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 12/10 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ 10 ऊपर 12, यानी कि कोई चीज़ 10 की वस्तु थी वो रेट हो गई 12, यानी कि उसमें जो है 2 की वृद्धि हुई 10 पर गुणा 100, यही इसकी ब्याज की दर आ जाएगी। तो कितने परसेंट आ गई 20%, तो 20% आंसर आ जाएगा। जब भी मिश्र धन दे रखा हो तो आपको मिश्र धन या इस तरीके से कुछ भी ब्याज बढ़ रहा हो और जितने सालों का अंतर होता है वो आप पावर में लिख दो। 3 और 5 का अंतर कितना है 2, तो आपने 2 यहाँ लिख दिया। ये जो कोष्टक में है ना वो दर होती है। जैसे अपन क्या करते हैं कि ब्याज निकालने के लिए ऐसे करते हैं कि 20% ब्याज की दर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, पहले रुपये 100 थे, फिर मुझे वो ब्याज लग के 120 हो गए। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर लग रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में दे रखा है वर्गाकार मैदान के चारों रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल है 105.75। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा। देखो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसको देख लेते हैं कि एक बार किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान आपको दे रखा है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक बाड़ लगानी, तो मान लो ये चारों तरफ एक बाड़ लगानी, इसकी भुजा मान ली x है, 4.5 रास्ते की चौड़ाई, ये 4.5 है, इधर भी 4.5 है, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस का 9। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है ना वो आपको दे रखा है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे बाहर वाले का स्क्वायर x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 105.75।
इसको खोल देते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस का 18x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 105.75। एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 81 इसमें से माइनस कर देते हैं। 81 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24.75, ये आ जाएगा 18x। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2475, पॉइंट हटा देता हूँ मैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 1800। यहाँ काट देते हैं 25 से, तो 25 नंबर 225 और फिर यहाँ से आ जाएगा 25 नंबर 225 और यहाँ से आ जाएगा 18 गुणा 4 और फिर 9 से काट दिया तो ये आ जाएगा नीचे 2 और 9 से काट दिया 11 और 4 और 2 8, 11/8। ये x का मान आ गया। x का मान ये देखो यहाँ पर ये भुजा है 11/8, तो मैं कहूँ कि इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप होता है ये 4 भुजाएं बराबर होती है तो 4 से गुणा कर दूँ, तो परिमाप का जो मान आएगा वो आ जाएगा 11/8 गुणा 4, 2 से काटा कितना आ गया 11/2। ये परिमाप है मीटर में और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी है तो गुणा कर देते हैं 100 से, 2 से काटा 50, 11 को 5 से गुणा किया 550 रुपये, यानी कि कितने रुपए लगेंगे खर्च में 550 रुपये। ये इस तरीके से करना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप कर सकते थे आराम से। अभी तक केवल 2 और 3% ही कैलकुलेटिव आए। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 20। 23 मीटर लंबा एक खंभा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। खंभे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचने के लिए घुमाया जाता है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। देखो यहाँ पर इस तरीके से एक प्रश्न दे रखा, मान लो ये एक सड़क है, इसमें यहाँ पर ये एक दे रखा है खंभा, बीच में या कहीं पर भी मान सकते हैं कि बीच में नहीं दे रखा है। अब इस खंबे को तिरछा करके यहाँ पर इसी खंबे को सेम तिरछा किया, इधर एक ऊंचाई पर एक खिड़की दे रखी थी और मान लो ये खिड़की जो ऊंची थी ना वो दे रखी थी 3√5 और खंबे की जो लंबाई है वो है 23 मीटर। फिर दूसरी तरफ इसी खंबे को ऐसे तिरछा किया तो एक खिड़की तक वापस पहुंचेगा और वापस पहुंच के यहाँ पर इस खिड़की की लंबाई जो है वो प्रश्न में दे रखी है 4√15। ये खंबा तिरछा करेंगे तो कोई लंबाई घटेगी या बढ़ेगी नहीं, वापस 23 की 23 ही रहेगी। आपसे पूछा इस सड़क की चौड़ाई कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी होगी। ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये एक भुजा दे रखी है, ये निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 23 के स्क्वायर में से 3√5 का स्क्वायर घटा देते हैं, तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना हो जाएगा 529 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे 45। अब इसको घटा दो, यहाँ से ये 4 8 और ये 4 484, 484 का अंडर रूट होता है 22, यानी कि इसकी लंबाई आ गई 22 मीटर। इसी तरीके से इसका करेंगे तो वापस 23 के स्क्वायर में से 4√15 का स्क्वायर घटा देते हैं, तो ये 23 का स्क्वायर 529 माइनस ये हो जाएगा 16 गुणा 15 240, तो ये आ जाएगा 9, 12 में से 4 गए 8 और ये 289 स्क्वायर होता है 17 का। ये दूरी 17 मीटर, ये दूरी 22 मीटर, दोनों को आपस में जोड़ा तो दोनों का आ जाएगा 39 मीटर, यानी सड़क की चौड़ाई कितने मीटर आ जाएगी 39 मीटर। बस इतना सा ध्यान रखना था कि आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना था, बाकी प्रश्न आसान ही था हाइट एंड डिस्टेंस का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 दे रखा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। अब देखो यहाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम किस तरीके से बना रहे हो। पी क्यू वृत्त का व्यास है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है पी, ये है क्यू और ये है इसका पॉइंट ओ। इसने कहा पी आर एक जीवा है जिसको आगे बढ़ाया, मान लेते हैं ये पी आर यहाँ तक की जीवा होगी और क्यू एस ये इस क्यू एस ये इसकी जीवा होगी। इन दोनों को आगे बढ़ाने पर बिंदु किस पर मिल रही है टी पर। अब आपसे बोला है आर ओ एस 42 डिग्री है, आर ओ एस 42 डिग्री, इसका मतलब ये आर, ये ओ और ये एस, ये जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 42 डिग्री। आपसे पूछा है कोण पी टी क्यू, ये रहा पी टी क्यू, इस कोण की वैल्यू पूछिए कितनी होगी यहाँ पर इस वाले कोण की। अब देखो यहाँ ये वृत्त की हो गई त्रिज्या ओपी,
ये इस वृत्त की वापिस त्रिज्या हो गई ओ आर। दो भुजाएं जब किसी भी त्रिभुज में समान होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर कोण x है तो ये भी कोण x होगा। तो ये जो बाकी कितना बचेगा कोण, वो आप लिख सकते हैं 180 माइनस का 2x बचेगा। इसी तरीके से ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कोण अगर y है तो ये भी कोण y होगा और मैं कह सकता हूँ कि ये कोण होगा 180 माइनस का 2y। अब ये जो पूरा कोण होता है वो 180 का होता है, तो इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो ये 180 और 180 360 माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 42 बराबर आ जाएगा 180 के। माइनस वाला उधर चला जाएगा, 180 इसमें से घटेगा तो ये 180 बचेगा और 42 इसमें जोड़ दो। 180 और 42 222 और यहाँ से 2 कॉमन आया तो आपका आया x प्लस वाई और x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 111 डिग्री। 111 डिग्री आ गई। अब देखो त्रिभुज केवल इसी को देखना आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये x था, ये y था और ये पॉइंट T था, ये कोण निकालना था। एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 111 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये बाकी जो बचा है ना वो 180 में से 111 को घटा दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 2 यानी कि 6, कितना आ गया, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा 5 यानी कि 59 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 111 को घटाएंगे तो ये आपका आएगा 69 डिग्री। यहाँ देखो जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक है, 69 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलें प्रश्न नंबर 22। देखो 22 को करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी अपन देखेंगे किस तरीके से। एक ही तरीके से आपको मिश्रण के चैप्टर में सारे प्रश्न करने हैं। एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, 30% तांबा है, 30% निकिल है। 25 kg मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। देखो करना क्या है, 50% चांदी, कितनी चांदी मिलाई जाए। अगर मैं मिश्रण की बात करूं, यहाँ पहला मिश्रण, यहाँ मिलाए जाने वाला मिश्रण और यहाँ बीच में जो बनाना है, देखो लास्ट में जो बना रहे हैं ना उसमें 50% क्या दे रखा है, चांदी। अगर यहाँ चांदी दे रखा है तो तीनों कॉलम को चांदी से भरेंगे। तो पहले कॉलम में कितने परसेंट चांदी है, 40% चांदी, ये हो गया 40%। अब इसमें मिला क्या रहे हैं, कितनी चांदी मिश्रित की जाए। चांदी जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 100%। अब बस सीधा सीधा इसको इसमें से माइनस करना है। 50, 40 में से 50 गया 10, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये है 5। और ये पहला जो मिश्रण था ना वो था कि 25 kg मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जाए, यानी इस 5 की जो वैल्यू थी वो 25 थी। तो यानी कि 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू आपने कितनी मिलाई है, 5 kg, यानी आप 5 kg चांदी इसमें मिलाएंगे तो ये मिश्रण 50% चांदी का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 23। एक्स वाई और जेड एक काम को 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा करते हैं। तो आप अलग अलग लिख दो, एक्स वाई जेड, 46 दिन, 92 दिन, 23 दिन। यहाँ से इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया आया 92, भाग इसमें दे दो। 46 में 92 का कितना आया, 2, 92 में 92 का दिया 1 और 23 का दिया 4। ये इसकी है कार्य क्षमता, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं। यानी कि एक्स एक दिन में 2 काम करता है, वाई एक दिन में 1 काम करता है और जेड एक दिन में 4 काम करता है। इसने कहा एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ में जुड़ गया और जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद जुड़ा। जेड 8 दिन के बाद जुड़ा है, इसका मतलब हो गया कि एक्स ने 8 दिन तक काम किया है। और वाई 2 दिन बाद जुड़ा है तो वाई ने 6 दिन तक काम किया है। और फिर जेड इनके साथ में हुआ तो अब इसके साथ में तीनों मिलकर के आपस में काम करेंगे। तो एक्स का 8 दिन का काम, 8 को 2 से किया, 16 काम एक्स ने कर चुका। वाई का 6 दिन का काम, तो ये हो गया 6, एक दिन का एक काम 6, तो 16 और 6 22, टोटल 22 काम अभी हो चुका है। 92 काम करना है, 92 में से 22 घटाया कितना बचा, 70। 70 काम करना है। अब काम को कर रहे हैं तीनों व्यक्ति और तीनों एक दिन में काम कर रहे हैं। 4 2 6 और 1 7। जैसे ही 7 का भाग दिया, कितने दिन और चलेगा काम, 10 दिन में पूरा और हो जाएगा।
तो आपसे पूछा है कि x ने कितने दिनों तक काम किया। देखो x ने 8 दिन यहाँ किया और तीनों के साथ मिलकर 10 दिन यहाँ किया, तो 10 और 8 कितने दिन x ने काम कर दिया? 18 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा 18 दिन। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 24। ये आपका था साझेदारी पार्टनरशिप के चैप्टर से। देखो ABC ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में A ने 29,000 रुपये लगाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A, यहाँ लिख देता हूँ B और यहाँ लिख देता हूँ C। जैसा जैसा दे रखा है वैसा लिख देते हैं। A ने 29,000 रुपये लगाए, जबकि B और C ने 25,000 लगाए। तो B ने भी 25,000 लगाए और C ने भी 25,000 लगाए। 4 महीने बाद A ने 3,000 रुपये निकाल लिए। देखो A ने 4 महीने तक तो यही रखा, 3,000 निकाल लिए, यानी कि 26,000 बचे और ये 26,000 आगे 8 महीने तक चलेंगे। अब इसके 2 महीने बाद यानी कि 6 महीने तक आगे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब इसने भी ये 6 महीने तक रुपए काम में लिए। C ने 12,000 रुपये और निवेश कर दी। अब देखो B का कहीं जिक्र नहीं है, तो मैं B को सीधा 12 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि ये 12 महीने तक चलेगा और ये 6 महीने तक चला। 4 के बाद में 2 महीने, फिर 12,000 और लगा दिए, तो यहाँ आए 37,000 रुपये और ये फिर से 6 महीने के लिए। अब वर्ष के अंत में 33,200 रुपये के लाभ में से C का हिस्सा निकालना है, तो अलग अलग काट देते हैं। देखो पहले इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 3 0 सब में से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0, 2 से भी काट देते हैं, क्योंकि 2 से काटेंगे थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा, 2 और फिर ये हो जाएगा आपका 4 और इसको 2 से काट दे तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये 3 और यहाँ से ये भी 3। अब इनको गुणा कर देते हैं। 25 को 6 से गुणा किया, ये हो गया 150 और ये 25 और 37 5, यानी कि कितना आ जाएगा 50 60 62। 62 को 3 से गुणा कर देते हैं, तो 62 को 3 से गुणा किया तो ये आपका आ जाएगा 186 और इसको 29 को 2 से किया 58 और 26 को 4 से किया 6 चौक 24, 2 8 और 2 10, 104 यानी 12 6 162। अब सीधा आपसे पूछा C का हिस्सा क्या होगा, तो C का देखो हिस्सा है 186। काटना चाहो तो काट दो, नहीं सीधा लिख दो। तीनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 6 19 और 1 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 498 और यहाँ लिख देते हैं 33 20 00। 3 से काट देते हैं, 3 से काटा 6 और ये आ गया 2, 3 से काटा 1 19 36 18 1 18 और 36 18 166 और 166 का आपका डबल हो जाएगा ये 332 यानी 200। 62 को 2 से गुणा किया तो 0 0 4 12, कितना आ गया 12,400 रुपये। तो इसका C का जो हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा 12,400 रुपये। बस केवल और केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। इसके लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक केंद्र वृत्त का केंद्र O है, यानी कि व्यास इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इसका वृत्त का जो केंद्र है वो दे रखा है O, ये दे रखा है O। T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और TA वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो T है और यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है वो A पर स्पर्श कर रही है, तो AT स्पर्श रेखा है और इसको मिला देते हैं। ये इससे मिलाया और यहाँ से ये मिलाया। आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 हो गया। OT की लंबाई 26 है, ये OT 26 है। वृत्त का व्यास 20 था तो ये त्रिज्या हो जाएगी 10। तो आपसे ये पूछा, देखो 90 के सामने ये 26 है, ये 10 है, तो आपको पता है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। जैसे ही 2 से गुणा किया 10 24 और क्या हो जाएगा 26, तो यहाँ से 1 बुझा 10 है 26 है, तो ये कितनी हो गई 24, यानी कि TA की जो लंबाई है यही पूछी थी, TA की लंबाई कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। तो ये आपके इसमें 25 प्रश्न थे और 25 के 25 प्रश्न इसमें मैंने आपको हल करवा दिए। आपको कई में कंसेप्ट भी समझ में आएंगे, कई में ट्रिक्स भी समझ में आई होगी किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा आप इसके लगातार पूरे सेट अगर आप देखोगे तो एक थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम में हल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए। चलिए मिलते हैं आगे के सेट लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।